नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल मिशन गुरुकुल में। मेरा नाम गौरव सिंह है। दोस्तों, ये आज चौथा लेक्चर है। 3 लेक्चर हमारे हो चुके हैं कंप्लीट। पहले 2 लेक्चर में हमने बात किया था सामाजिक धार्मिक पुनर्जागरण, जिसको रिनेसांस, और दूसरा जो है ट्राइबल एंड अर्ली सिविल अपराइजिंग्स के बारे में हमने बात किया था। जिन्होंने नहीं रिवाइज किया है उसको ढंग से रिवाइज कर लीजिए, जिन्होंने वीडियोस नहीं देखे हैं उसको वापस देख लीजिए, क्योंकि हर टॉपिक उतना ही इंपॉर्टेंट है। खासकर हमने प्रायोरिटी बेसिस पे जब बताया था आपसे कि माइक्रो टॉपिक के अकॉर्डिंग जो है पढ़ाएंगे, तो उसी हिसाब से चल रहा है। तो वो दोनों चैप्टर बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। और आज हम शुरुआत करेंगे इंडियन पीजेंट्स और एंड ट्रेड यूनियन मूवमेंट्स के बारे में। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी टॉपिक है, क्योंकि जब भी ईपीएफओ के एग्ज़ाम की बात आती है तो उसमें लेबर से रिलेटेड चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसलिए आज का टॉपिक बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। साथ ही साथ फिर से बोलूँगा वही चीज़ कि नोट्स ज़रूर बनाते रहिए, और हाईलाइटेड चीज़ें जब भी आए तो उसको बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। वो चीज़ें आने की प्रोबेबिलिटी बहुत ही ज़्यादा है। जिन्होंने हमारा इंट्रोडक्टरी वीडियोस नहीं देखा है उसको एक बार ज़रूर देख लीजिए। चलिए शुरुआत करते हैं आज का टॉपिक। पहले हम शुरुआत करेंगे पीजेंट मूवमेंट से। पीजेंट्स मूवमेंट में मतलब ये एक श्रृंखला थी, ठीक है। तो इसकी शुरुआत जो है बेसिकली 1858-59 के आसपास हुई थी, जो मतलब हम कह सकते हैं इंडिगो मूवमेंट के टाइम से। वो एक प्रॉपर कोई भी पीजेंट मूवमेंट्स का शुरुआत था। उसके बाद आज़ादी तक कई पीजेंट मूवमेंट्स हुए, तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो ऐसे कॉजेज़ क्या थे जिसके कारण पीजेंट मूवमेंट्स हुए? तो बहुत ही सिंपल, मैंने आपको पिछली बार भी बताया था जब ट्राइबल अपराइजिंग था, कि एक रेवेन्यू सिस्टम जो कि ले आया था, लैंड रेवेन्यू सिस्टम ब्रिटिश कॉलोनियल गवर्नमेंट के अंडर आया था, रैयतवारी महलवारी जमींदारी सिस्टम के बारे में। इसके बारे में हम आपको ब्रिटिश इकोनॉमिक पॉलिसीज़ जब बताएंगे लास्ट में, तो उसमें इसको डिटेल में बताएंगे, ठीक है। तो ये जो है काफ़ी ज़्यादा ऑप्रेसिव था। दूसरा क्या था कि एक हैंडीक्राफ्ट जो है, खासकर माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो है उस टाइम पे था, लघु उद्योग कुटीर उद्योग, उसको सबको इन्होंने बर्बाद कर दिया था। अब उसको बर्बाद कर दिया था तो लोग करे क्या? लोग गए ज़मीन की तरफ, खेती करना शुरू कर दिए। और खेती में ऑलरेडी इतना दबाव हो चुका था लोगों का कि एक ज़मीन एक दुर्लभ, एक रेयर संसाधन है। तो उस रेयर संसाधन में ही आप इतने लोग एक्स्ट्रा आ गए हो तो वो थाम नहीं पाएगा। उसके अलावा आपकी रेवेन्यू सिस्टम इतना बुरा है, आप इतना हाई टैक्सेस लगाते हो, तो इसके कारण जो है उनमें अनरेस्ट हुआ, ठीक है। अब वो क्या करें, कोई एक अर्थव्यवस्था तोड़ने के बाद जो दूसरी अर्थव्यवस्था नहीं बनाओगे, जिसको अल्टरनेट नहीं प्रोवाइड करोगे, तो सब कुछ तो बेकार हो जाएगा ना। तो बेसिकली वही हुआ। बाकी वही आया कॉलोनियल इकोनॉमिक पॉलिसीज और कॉलोनियल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल सिस्टम। अक्सर क्या होता था कि जैसे प्लांटेशन ऑनर जो थे वर्कर से बहुत ही अजीब अजीब से प्रैक्टिसेस करवाते थे, ठीक है। ज़बरदस्ती तुम ददनी सिस्टम हो गया, तिनकटिया सिस्टम हो गया, ज़बरदस्ती तुम इसको उगाओ, नहीं उगाओगे तो ज़मीन जब्त कर लेंगे। मनी लेंडर जो है ज़मीन जब्त कर लेते थे। बेसिकली वो क्या करते थे, जो जुडिशियल सिस्टम होता था उन सबको पैसे वैसे खिला के उनकी ज़मीन अपने हक में कर लेते थे। तो ये भी एक बहुत ही बड़ा कारण था। तो इसमें हम कई मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे, जिसमें शुरुआत हम नील विद्रोह इंडिगो मूवमेंट 1859-60 से शुरू करते हैं, ठीक है। ये 1859-60 में हुआ था, ईयर भी इम्पॉर्टेंट है। दूसरा कहाँ से स्टार्ट हुआ था ये भी इम्पॉर्टेंट है। ये नादिया जिले के गोविंदपुर नामक ग्राम, एक गोविंदपुर ग्राम है, नादिया डिस्ट्रिक्ट है बंगाल में, वहाँ से ये स्टार्ट हुआ था। ये भी इम्पॉर्टेंट है, इसको दिमाग में रख लीजिएगा। इसमें क्या होता था, ददनी सिस्टम के अंडर जो होते थे पीजेंट्स को ज़बरदस्ती इंडिगो मतलब नील जो है उत्पादन कराया जाता था। नील यहाँ से जो है भेजा जाता था यूरोप। वहाँ पे बहुत इसकी डिमांड थी, क्योंकि सिंथेटिक जब कपड़े बनाते थे उसको रंगने में ये बहुत ही ज़्यादा जर्मनी से कंपटीशन हो रहा था और बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत थी, ठीक है। तो बेसिकली ददनी सिस्टम क्या होता था, एक मतलब एक अग्रिम रकम जिसको कहते हैं कि पहले से ही पैसा दे के किसानों के से करारनामा लिखवा लिया जाता था। करारनामा लिखवा लेते थे कि बाजार के भाव से, मतलब एक तरीके से अभी का जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है ना, उसका जो एकदम निगेटिव एस्पेक्ट होता है वही बेसिकली था कि बाजार का जो भाव चल रहा था उससे कम में एक करारनामा लिखवा लेते थे। उसके बाद उनको फोर्स करते थे कि आप उसी दाम पे मुझे बेचेंगे। तो इसको ददनी सिस्टम कहा जाता था। मतलब ददनी सिस्टम थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा। तो इसके कारण जो है बहुत ज़्यादा परेशानी हुई थी। वो लोग जो है फूड क्रॉप्स जो है नहीं उगा पाते थे, भुखमरी ऑलरेडी थी इतनी,
हैंडीक्राफ्ट वगैरह सब इतना बर्बाद हो चुका था, बेसिकली खाने पीने को कुछ था नहीं, तो वो लोग यही चाहते थे कि इस सिस्टम को ख़त्म किया जाए। तो इसके सबसे आगे जो नेता निकल के आए थे उसमें दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे, ठीक है। और ये ऐसा मूवमेंट था उस टाइम के हिसाब से, आप लोग याद रखिएगा 1857 में जो है मिडिल क्लास जो है विद्रोह को न्यूट्रल, मतलब वो न्यूट्रलिटी था मिडिल क्लास की तरफ से, वो कोई सपोर्ट नहीं था। लेकिन इस वाले मूवमेंट को मिडिल क्लास का सपोर्ट था उस टाइम पे। इंटेलिजेंसिया जो था इंडिया का, मध्यम वर्गीय जो था, उसको सपोर्ट करता था। ये थोड़ा सा याद रख लीजिएगा क्योंकि वन लाइनर में आ सकता है। इस मूवमेंट में एकता, समन्वय और अनुशासन, इसका बहुत ही अच्छा उदाहरण प्रस्तुत किया। मतलब जानते हैं उसका मतलब ये हुआ कि इन्होंने बहुत ही कम जो एक रोड मैप बना के रखा था, उससे इधर उधर छिटपुट हिंसाएं बहुत ही कम हुई। पूरा का पूरा एक नॉन वायलेंट मूवमेंट था, इसी कारण इसको सक्सेस भी काफ़ी ज़्यादा आगे मिली थी। और इसमें एक हरिश्चंद्र मुखर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इनको याद रख लीजिएगा। ये हिंदू पैट्रियट, मैं मैगजीन में बता दूंगा, फिर से अलग से बता दूंगा, लेकिन यहाँ के लिए आप ध्यान में रख लीजिए। हिंदू पैट्रियट बहुत ही इंपॉर्टेंट मैगजीन है, उसके जो है एडिटर हरिश्चंद्र मुखर्जी थे। उन्होंने इस मूवमेंट में बहुत ही ज़्यादा रोल अदा किया था। तो इसके कारण क्या हुआ, इसके चलते ये हुआ WS सीटोन कार समिति के बारे में आपसे क्वेश्चन आएगा, तो वो किस विद्रोह से रिलेटेड था, वो किस चीज़ से रिलेटेड था क्वेश्चन में, तो उसका आंसर होगा नील विद्रोह से, ठीक है। तो गवर्नमेंट ने सीटोन कार के अंडर एक कमेटी जो है इस्टेब्लिश किया, उसने जो है इस मामले की पूरी जांच की थी। बाद में चल के जो है कमेटी के रिकमेंडेशन के अनुसार गवर्नमेंट ने ये जो इंडिगो जो है पीजेंट्स को ज़बरदस्ती उगाने को लिए बोला जाता है, इस प्रथा को पूरी तरीके से बंद कर दिया। और आगे चल के इंटरनेशनल मार्केट में भी जो इंडिगो की डिमांड थी काफ़ी कम होने लगी थी। ये प्लांटेशन के ऑनर जो थे प्लांट के उन्होंने अपना जो है ऑलरेडी प्लांट्स बंद करना शुरू भी कर दिए थे, ठीक है। तो ये हो गया इंडिगो मूवमेंट। ये बेसिकली काफ़ी ज़्यादा डिसिप्लिन्ड मूवमेंट था। हरिश्चंद्र मुखर्जी, WS सीटोनकार इससे संबंधित थे, सीटोनकार कमेटी थी। इसके नेता कौन थे, लीडर जो थे दिगंबर विश्वास और विष्णु विश्वास थे। ये स्टार्ट कहाँ से हुआ था, नादिया जिले के गोविंदपुर ग्राम में, ठीक है। एक क्वेश्चन करते हैं, नील दर्पण जो है एक बेसिकली किसके द्वारा लिखा गया था। आपके 4 ऑप्शन है, आप कमेंट सेक्शन में इसको बताइएगा। कमेंट सेक्शन में आप जितनी एक्टिविटी करते हैं हमें पढ़ाने में उतना ही ज़्यादा जो है मोटिवेशन रहता है, हम उतना ही और हमें मज़ा आता है पढ़ाने में। तो इसलिए आप वहाँ पे एक्टिविटी जारी रखा करिए, ठीक है। तो ये आपका हो गया इंडिगो मूवमेंट। अब आते हैं हम लोग पाबना मूवमेंट पे। पाबना मूवमेंट में 2-3 चीज़ें ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें एक चीज़ सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि ये 1873-76 के आसपास हुआ था। गिनते रहिएगा उंगली में और लिखते रहिएगा। 1873-76 में एक तो ये इम्पॉर्टेंट है, आपको क्रोनोलॉजी के अकॉर्डिंग दे देगा कि ये जो है मूवमेंट, इसमें कौन पहले हुआ कौन बाद में हुआ, उसमें पाबना रिवोल्ट का नाम दे सकता है। दूसरा क्या है कि ये पाबना डिस्ट्रिक्ट बंगाल में है, बंगाल में पाबना रिवोल्ट 1873-76, ठीक है। सारे जो पीजेंट्स मूवमेंट है सबका कॉज लगभग लमसम एक है, तो इसको बार बार रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। मुझे कोई 3 घंटे का क्लास नहीं लेना है कि मुझे शो करना है कि बहुत ही ज़्यादा बड़ी चीज़ें हम लोग पढ़ रहे हैं, तो एक चीज़ में 3 घंटे नहीं। हम आपको बहुत ही सिंपल तरीके से चाहते हैं, पढ़िए, उसी पे ख़त्म करिए, आप अपना एग्ज़ाम निकालिए, ठीक। तो हम बार बार उसको रिपीट नहीं करेंगे क्योंकि कोई ये बड़ी बड़ी कोचिंग का क्लासेस नहीं है कि हम 4 घंटे में आपको एक टॉपिक ख़त्म करें। अगर कहीं अलग कॉज कोई आएगा तो मैं उसको ज़रूर मेंशन करूंगा। वही सिंपल कॉज था कि टैक्स बहुत ही हाई था, बस जगह बदलती थी, कहीं पे महलवारी सिस्टम होती थी, कहीं जमींदारी सिस्टम होती थी, कहीं रैयतवारी सिस्टम होता था। बाद में मनी लेंडर्स का ये इनका रिलेशन होगा, मनी लेंडर, रैयतवारी सिस्टम, महलवारी सिस्टम, ये हम आपको डिटेल में बताएंगे उस टाइम पे, ठीक है। तो ओवरऑल वही लैंड रेवेन्यू सिस्टम के कारण जो है वो टैक्स बहुत ही हाई होता था, उसके कारण जो है ये विद्रोह, ये मूवमेंट उठा।
ये भी पूरे तरीके से नॉन वायलेंट मूवमेंट था और मिडिल क्लास का इसको सपोर्ट था। मिडिल क्लास के सपोर्ट करने में इसमें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट 2-3 नाम है, उनको याद रखिएगा। कई बार स्टेटमेंट बना के आपसे पूछ लेता है कि ये जो है मूवमेंट, आप प्रीवियस ईयर के पेपर देख लीजिए, मेरी बात पे विश्वास नहीं हो तो, ये मूवमेंट में किसका सपोर्ट था। तो इसमें बंकिम चंद्र चटर्जी, जिसको चट्टोपाध्याय भी बोलते हैं, सुरेंद्र नाथ बनर्जी और रमेश चंद्र दत्त, RC दत्त, ये 3 लोगों का सपोर्ट बहुत ही ज़्यादा था। और ये ब्रिटिश गवर्नमेंट को एक बहुत ही इसमें मतलब थोड़ा सा यूनिक चीज़ है कि ये ब्रिटिश गवर्नमेंट के अगेंस्ट नहीं था, ये बस केवल उनके जो एडमिनिस्ट्रेशन में जो कमियां थी उसके अगेंस्ट था। जो टैक्स बिचौलियों के द्वारा जो बहुत ही ज़्यादा हाई रखा जाता था, मनी लेंडर्स जो है इनको 200-200 तो पर 300-300% पे जो है लोन देते थे, तो उन सब चीज़ों के खिलाफ था। और जो जजेस लोगों को अपने साइड में लाके डिक्री पास करवा देते थे, उन सब के खिलाफ था। तो इनका कहना था कि हम क्वीन विक्टोरिया के रैयत बनकर रहना चाहते हैं, मतलब उनके जस्टिस पे, उनके जस्टिस पे उनको काफ़ी भरोसा थे। ये क्या चाहते थे कि हम महारानी और सिर्फ महारानी की रैयत होना चाहते हैं। तो याद रख लीजिएगा, अगर स्टेटमेंट आ जाए इसी के आसपास जो है किसी भी फॉर्म में आ सकता है, तो वो पाबना रिवोल्ट से संबंधित है। फिर देख लीजिए कि जब ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट इतना कड़ा रुख नहीं था, तो आगे चल के ब्रिटिशर्स ने बंगाल टेनेंसी एक्ट 1885 पास किया और जो है रैयतों को, काश्तकारों को जो है सुरक्षा प्रदान कर दी। ठीक है, आप दोनों रिवोल्ट पढ़े, दोनों को मिडिल क्लास का सपोर्ट प्राप्त था। मिडिल क्लास बेसिकली जानते हैं एक कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पे भरोसा रखता था। जब हम नेशनल मूवमेंट पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसमें, और कांग्रेस का अर्ली नेशनलिज्म पढ़ाना शुरू करेंगे तो उसमें बताएंगे, जहाँ भी नॉन वायलेंट चीज़ें आती थी, कॉन्स्टिट्यूशनलिटी आती थी, संवैधानिक तरीके से काम करने की बात आती थी, तो मिडिल क्लास उसका ज़रूर सपोर्ट करता था। तो ये दोनों विद्रोह देख लीजिए कि काफ़ी हद तक नॉन वायलेंट थे, तो मिडिल क्लास का सपोर्ट भी इनको प्राप्त था। तो इसी के ऊपर हमारा एक क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वन रिगार्डिंग पाबना मूवमेंट रिवोल्ट। ठीक है, द जमींदार रिसोर्टेड टू एनहांस रेंट बियॉन्ड लीगल लिमिट एंड प्रिवेंटिंग द टेनेंट्स एक्वायरिंग ऑक्यूपेशनल राइट। ठीक है, इट डिडेंट गेट सपोर्ट विद फ्रॉम इंटेलिजेंसिया। ठीक है भाई, ये चीज़ें जो है हम इधर लेफ्ट में एक जनरल तरीके से समझा देते हैं कि आप लोग जनरल तरीके से बहुत ही सिंपल वर्ड्स में समझ लो, और दाएं साइड जब उसको हम बताते हैं तो थोड़ा सा इंटेलेक्चुअल सेंटेंस लिख देते हैं, जिससे आपकी कॉग्निटिव टेंडेंसीज थोड़ी बढ़े, आप समझ पाएँ कि यार क्वेश्चन जो है थोड़ा सा अच्छे वर्ड्स में आएंगे, अच्छे सेंटेंस में आएंगे। तो ठीक है, आप इसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आपको अभी तक आंसर मैंने नहीं दिए हैं सबके, लेकिन आपको मिल जाएंगे। आप लोग उसको कम से कम अपने आप रखे रहिएगा, सॉल्व करके आप लोग मिलाइएगा उसको, और जिसमें भी दिक्कत आएगी जैसे डिस्कशन उसका कर लेंगे। और अच्छा, एक चीज़ और है, हम जैसे कोई भी लेक्चर पढ़ाते हैं और कोई भी इंपॉर्टेंट चीज़ उसमें मिस हो जाता है, कोई भी रिवोल्ट हो गया, कोई भी मूवमेंट हो गया, या कल नेशनल मूवमेंट पढ़ाऊंगा या कुछ भी पढ़ाऊंगा, उसमें कोई भी इंपॉर्टेंट टॉपिक मिस हो जाता है, मान लीजिए गलती से भी मुझसे, तो आप लोग कमेंट सेक्शन में या टेलीग्राम चैनल में या कमेंट सेक्शन में लिख के बता दिया करिए कि सर आपने जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसको छोड़ दिया है, तो मैं उसको अगली बार में, अगली क्लास में उसको ऐड करके आपको पढ़ा दिया करूँगा। आज छूट जाए उससे बेटर है, उसमें शर्म कोई करनी नहीं है, उसको ख़त्म करके आगे बढ़ना है, मार्क्स लेना आ जाएगा तो बहुत पछतावा होगा कि हमने 1 घंटे का पूरा वीडियो लेक्चर देखा, 2-3 बार रिवाइज किया, उसके बावजूद वो क्वेश्चन आया और हमारा छूट गया। ठीक है, फिर आता है डेक्कन राइट, दक्कन उपद्रव जिसको कहते हैं हिंदी में। ये 1875 में हुआ था। बेसिकली यहाँ पे महाराष्ट्र के पुणे और अहमदनगर जिलों के आसपास जो है रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। ठीक है, रैयतवाड़ी व्यवस्था थी तो मतलब उनको जो है मालिकाना हक प्राप्त होता था, किसको, रैयतों को ज़मीन का। ठीक है, केवल ये गवर्नमेंट को डायरेक्ट टैक्स दिया करते थे। लेकिन क्या हुआ था ऐसा कि मारवाड़ी और टैक्स इतना हाई होता था कि क्या किया जा सकता था, तो उसके लिए लोन लेना ही लेना पड़ता था। तो मारवाड़ी और गुजराती जो साहूकार थे उनको बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप समझ सकते हैं 500-500% रुपए ब्याज पे जो है उनको लोन दिया करते थे। साथ ही साथ एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो है निक्सस बना के रख लिया था, निक्सस बना लिया था कि डिक्री कोई भी पास हो, वो हर एडमिनिस्ट्रेशन हर उनके स्टेप को जस्ट डिफाइन कर देता था कि ये सही है, नैतिक है। ठीक है, तो यही कारण हुआ था कि इन लोगों का जो है
धैर्य जवाब देने लगा और चीज़ें और भी बेकार हो गई, क्योंकि कॉटन की प्राइस जानते ही हैं आप कि वेस्टर्न इंडिया में, अगर ज्योग्राफी में आप पढ़िएगा, आपके शायद सिलेबस में ज्योग्राफी नहीं है लेकिन आप लोगों को इतना पता होगा कि वेस्टर्न इंडिया, मुंबई, गुजरात, बॉम्बे, गुजरात के आसपास जो है कॉटन काफ़ी ज़्यादा उगाया जाता है। और उस टाइम अमेरिकन सिविल वार चल रहा था 1864 के आसपास। उस टाइम पे तो ठीक है, कॉटन की प्राइस थोड़ा एक बार बीच में बढ़ी, लेकिन अचानक से फिर कॉटन की प्राइस, जब ये सिविल वार वगैरह अंत होने लगा तो कॉटन की प्राइस जो है अचानक से एब्रप्टली डाउन हो गई। तो लेकिन टैक्स वही हाई उतना था, और जो है उसके बाद क्या हुआ कि टैक्स उतना ही हाई था, मनी लेंडर्स भी और कुछ भी उनको छोड़ने में कोई भी रियायत नहीं दिए थे। यही कारण हुआ कि यहाँ पे डेक्कन राइट शुरू हो गए, दंगे शुरू हो गए। जितने भी उनके एक इसमें बेसिकली एक कालू राम थे जो कि मतलब एक सूदखोर कालू राम थे जो कि मनी लेंडर थे। एक किसान के खिलाफ जो है अदालत से उनका घर नीलाम करने के लिए जो है एक डिक्री लिखवा लिया था पैसा देके। तो उसी से शुरुआत वहीं से हुई थी। काफ़ी ज़्यादा क्रोस हो गया, गुस्सा हो गया, रोष हो गए। अचानक से सारी जो बुक उनकी जो बही खाता थे सारे निकाले और सबके फाड़ दिए गए, उस एरिया में आग लगा दिया गया। तो इसको जो है सपोर्ट राणा डे ने किया था। डेक्कन राइट, डेक्कन आप जानते हैं, डेक्कन एरिया में अगर कुछ भी आता है अच्छी चीज़ें तो राणा डे का नाम आ जाता है। राणा डे का पूर्ण सार्वजनिक सभा और राणा डे ने इसको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट दिया था। आगे चल के गवर्नमेंट ने डेक्कन कृषक राहत अधिनियम 1879 द्वारा, इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना जान लीजिए कि 1879 में डेक्कन कृषक राहत अधिनियम पास करके थोड़ा बहुत उन लोगों को प्रोटेक्शन दे दिया। बस मैं बता दे रहा हूँ कहानी, जो भी इंपॉर्टेंट है इसमें लिख दिया है, और जहाँ पे जो चीज़ नहीं लिखा है अगर इंपॉर्टेंट होगा तो मैं आप लोगों को बोलूँगा, आप लोग उसको लिख लीजिएगा, ठीक है। अब आते हैं पीजेंट मूवमेंट ऑफ यूनाइटेड प्रोविंसेस। यूनाइटेड प्रोविंसेस कौन सा एरिया था? ये अवध का एरिया था। इसमें कौन से रीजन आते थे? जो है आज का उत्तर प्रदेश आता था, ठीक है। उसको उस टाइम पे अवध रीजन कहा जाता था। अवध रीजन के आप लोग यूनाइटेड प्रोविंस की कैपिटल बताइएगा, जिन्होंने पढ़ा हुआ है, जिन्होंने नहीं पढ़ा हुआ है खोज कर बताइएगा कि यूनाइटेड प्रोविंस की कैपिटल उस टाइम पे अवध रीजन की कौन कौन सी थी, कैसे कैसे बदली, ठीक है। आप लोग उसको बताइएगा। हम आपको यहाँ पे फिर से बता देते हैं कि ये महलवारी सिस्टम के अंडर था। इसको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जिस दिन मैं आपको लैंड रेवेन्यू पॉलिसी बताऊंगा तो आप अपने आप ही समझ जाओगे कि यार इस एरिया में जमींदारी सिस्टम था या महलवारी सिस्टम था या रैयतवारी सिस्टम था। इसलिए रटना मत बिल्कुल भी, मैं बता दे रहा हूँ आज के लेक्चर के लिए कि समझ जाओ। महलवारी सिस्टम में क्या था कि बेसिकली यहाँ एक लंबरदार हुआ करता था जो कि गवर्नमेंट और कृषक मतलब पीजेंट्स के बीच में एक बिचौलिया का काम करता था। वो पूरे महल एक होता था, उसमें महल से जो है रेवेन्यू कलेक्ट करता था और ब्रिटिश गवर्नमेंट को देता था, ठीक है। जमींदारी और इसमें बहुत ही अंतर। जमींदारी में उनको लैंड राइट्स प्राप्त हो जाता था और मतलब मालिकाना अधिकार प्राप्त हो जाता था जमींदार को। महलवारी सिस्टम में उतना वैसा नहीं था। मैं जब आऊँगा तो टेक्निकली बताऊँगा कि वे टेक्निकली कैसे जमींदार ही खुद में एक अपने आप में इनडायरेक्टली में बदल गए, वो सब बाद में बताएंगे। इस जगह पे काफ़ी ज़्यादा पीजेंट्स काफ़ी ज़्यादा एक्टिव थे और होम रूल जो लीग के एक्टिविस्ट भी थे उन्होंने भी पीजेंट्स को काफ़ी ज़्यादा मोबिलाइज किया था, ठीक है। आगे चल के एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप याद कर लीजिएगा इसको क्योंकि क्वेश्चन आता ही है। गौरी शंकर मिश्र, इंदु नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय ने उत्तर प्रदेश किसान सभा जो है 1918 में बनाया था। 1918 में उत्तर प्रदेश किसान सभा, आपसे पूछ लेगा 4 नाम देके कि इसमें कौन कौन बनाया था। कई बार जवाहरलाल नेहरू का नाम डाल देगा तो वो नहीं होंगे। गौरी शंकर मिश्र, इंदु नारायण द्विवेदी और मदन मोहन मालवीय, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे एक अवध किसान सभा बनी। ये उत्तर प्रदेश किसान सभा अलग थी, अवध किसान सभा अलग थी। अवध किसान सभा जो है प्रतापगढ़ डिस्ट्रिक्ट में उत्तर प्रदेश में बाबा रामचंद्र शुक्ल, दुर्गापाल सिंह और झिंगुरी सिंह ने स्थापित किया था, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है बाबा रामचंद्र शुक्ल। अगर किसान मूवमेंट की बात आती है तो बाबा रामचंद्र शुक्ल बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है नेशनल लेवल पे, राष्ट्रीय पटल पे, ठीक है। तो 2 चीज़ें याद रखना है, उत्तर प्रदेश किसान सभा किसी और की थी और अवध किसान सभा किसी और की थी।
जिसने अवध किसान सभा ने जितने भी किसान सभा थे उस क्षेत्र को, उन सभी को एक में स्थापित किया। बेसिकली आगे चल के इतने बड़ी हो गई थी कि अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन हो गई थी किसान सभा की, बाकी सारी जो है किसान सभा इसके अंडर आ गई थी। बाबा रामचंद्र शुक्ल ने जो है जवाहरलाल नेहरू को इन गांवों में आकर भ्रमण करने के लिए बोला। तो ये जवाहरलाल नेहरू जो है वहाँ पे आए, लोगों से मिले, तभी जाके उनका एक जन सपोर्ट स्थापित हुआ था। ये प्रतापगढ़ क्षेत्र में मिलता है जगह पे। अवध किसान सभा का जो सेंटर रीजन था वो प्रतापगढ़ क्षेत्र था। प्रतापगढ़ इलाहाबाद से 60 किलोमीटर की दूरी पे है। उन्होंने बेदखली मतलब जमीन से किसी को पैसे ना वापस कर पाए तो उसको हटा देना, इन सब के खिलाफ जो है उन्होंने आंदोलन किया कि बेदखली वगैरह बंद हो जाए। ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। इसमें 2-3 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। एक महलवारी सिस्टम इंपॉर्टेंट है, आगे मैं बता दूंगा तो वो काफ़ी सिंपल हो जाएगा। यूनाइटेड प्रोविंस में, और गौरी शंकर मिश्र, इंदु नारायण द्विवेदी, मदन मोहन मालवीय उत्तर प्रदेश किसान सभा 1918 में स्थापित किए थे। आगे चल के बाबा रामचंद्र शुक्ल, दुर्गा पाल सिंह और झिंगुरी सिंह ने अवध किसान सभा प्रतापगढ़ में स्थापित किया था। क्वेश्चन मैंने दिया हुआ है। पहला क्वेश्चन काफ़ी सिंपल है, उसको मैं नहीं बोलूंगा। दूसरा क्वेश्चन है बाबा रामचंद्र शुक्ल कहाँ के सोशल एक्टिविस्ट से? ठीक है, अवध के, महाराष्ट्र के, बंगाल के, मद्रास के, बेसिकली पॉलिटिकल एक्टिविस्ट भी थे। तो आप लोग बस बताइएगा बाबा रामचंद्र शुक्ल कहाँ के थे। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैं लिखा नहीं, आप खुद सर्च मार लीजिएगा। थोड़ा सा सर्च मारेंगे तो उससे आपके दिमाग में आ जाता है, इसीलिए यही बनाने का मेरा मोटिव है बेसिकली। बाकी हम आपको क्वेश्चन और भी देंगे, बहुत ही क्वेश्चन देंगे। अभी आप लोग इतना क्वेश्चन पाओगे कि आप तृप्त हो जाओगे उस क्वेश्चन से। ठीक है, अभी तो शुरुआत है बस। अब एग्ज़ाम आते आते आप लोगों को इतना क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि बेसिकली आप लोगों को एक इंट्यूशन डेवलप हो जाएगा। कोई भी लोग, आप लोग यूपीएससी देते होगे, आप लोग एक चीज़ बहुत ध्यान से देखे होगे कि आप यूपीएससी में कितना भी चीज़ें पढ़ लो, किसी भी एग्ज़ाम में यूपीएससी के आपको 100% किसी पर्टिकुलर टॉपिक पे वहाँ क्वेश्चन आ रहा है तो आप बहुत लकी हो। ऐसे क्वेश्चन केवल 35 से 40% तक होते हैं। उसके बाद एक चीज़ आती है एलिमिनेशन और इंट्यूशन। ये चीज़ें सही है, ये चीज़ें गलत है कि नहीं है, वो सब एक प्रैक्टिस से आता है। इसीलिए मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि क्वेश्चन ज़रूर लगाना। क्वेश्चन नहीं लगाओगे तो चाहे जितना पढ़ लो, आप यूपीएससी से स्तर से ऊपर नहीं जा सकते हो। वो कहीं ना कहीं कोई ना कोई पॉइंट ऐसा खींच लेगा कि आप जो है जहाँ पे कोलैप्स कर जाओगे। प्रैक्टिस किए रहते हो तो प्रैक्टिस करने के बाद क्या होता है कि आप इतना मतलब देख सकते हो, टाल सकते हो कि यार ये चीज़ें तो नहीं ही होगी, ये चीज़ें तो होगी। 3 कटिया सिस्टम आया, मान लो नहीं पढ़े हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, 3 कटिया में थोड़ा बहुत दिमाग में लग जाएगा। ददनी सिस्टम आया, थोड़ा बहुत दिमाग में लग जाएगा कि पीजेंट मूवमेंट में पढ़ा है। ऐसे बहुत से टकावी होता है, टकावी क्या होता है, ये सब चीज़ें जब प्रैक्टिस करोगे ना तो आपको थोड़ा आइडिया लग जाएगा टकावी वगैरह क्या होता है। खुद बताइएगा टकावी क्या होता है। फिर आते हैं एका मूवमेंट। एका मूवमेंट 1921-22 के आसपास हुआ था। ठीक है, एका मूवमेंट 1921-22 के आसपास हुआ था। इसका जो जोन था सुल्तानपुर, हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, इसी के आसपास का क्षेत्रफल था। ये सुल्तानपुर, हरदोई, बहराइच, ये अवध किसान सभा जहाँ थी उसी से थोड़ा सा 40 किलोमीटर आगे सुल्तानपुर, हरदोई, बहराइच, बाराबंकी, ये सब एरिया अगर आप जानते होंगे तो वहाँ पे हुआ था। बेसिकली उत्तर प्रदेश में हुआ था। इसके जो नेता थे मदारी पासी और साहेब थे। इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ था जो कि बाकी पीजेंट मूवमेंट से अलग था। इसमें जो है सिर्फ किसान ही नहीं थे, साथ ही साथ इसमें छोटे जमींदार भी किसानों को मतलब साथ दिया था। ठीक, इसमें याद रखिएगा छोटे जमींदार भी किसानों का साथ दिया था। बाद में चल के 1922 के आसपास जो है इसमें थोड़ी बहुत छिटपुट हिंसा होने लगी, जिसको कारण गवर्नमेंट ने इसको काफ़ी ब्रूटली अप्रेस कर दिया, सप्रेस कर दिया। ठीक है, एका मूवमेंट कहाँ का है? अवध रीजन का है, मतलब आज के उत्तर प्रदेश का। यूनाइटेड प्रोविंस उत्तर प्रदेश का। डेक्कन राइट, डेक्कन में राणा डेजी इसको सपोर्ट किए थे। पबना रिवोल्ट और इंडिगो रिवोल्ट, दो जो है बंगाल के रिवोल्ट थे। ठीक है, ये भी थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा। फिर आते हैं हम लोग बारदोली सत्याग्रह, जो कि डेट याद रख लीजिएगा, ईयर 1928 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो बारदोली सत्याग्रह कब हुआ था? 1928 में। बारदोली है कहाँ जगह? ये सूरत डिस्ट्रिक्ट का एक तालुका है। ठीक है, बारदोली सत्याग्रह
आप लोगों को अगर दिमाग में आया तो सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम जरूर याद रखिएगा। ये सूरत डिस्ट्रिक्ट में एक तालुका है। सरदार वल्लभ भाई पटेल भी गुजराती थे। आजकल तो आप लोग तो जान ही चुके होंगे जब से गवर्नमेंट आई है। 1926-27 में बेसिकली कॉटन का दाम बहुत ही ज़्यादा गिर गया था। कॉटन बहुत ही बड़ी समस्या क्रिएट करता था उस टाइम पे। अमेरिका के कारण जो है कॉटन का प्राइस बहुत ही ज़्यादा ऊपर नीचे होता था। लेकिन तब भी गवर्नमेंट ने जो है लैंड रेवेन्यू जो है उनका 22% जो है बढ़ा दिया था। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल के अंडर जो है ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ था कि ये टैक्स नहीं पे करेंगे, नो टैक्स पेमेंट जो है मूवमेंट था ये। 1928 में गांधी जी भी जो है बारदोली पहुंचे थे और सरदार वल्लभ भाई पटेल को अपना जो है सपोर्ट दिया था। कहा था अगर वल्लभ भाई पटेल जी को गिरफ्तार कर लिया जाएगा तो ये मूवमेंट जो है वो लीड करेंगे। ठीक है, इसमें महिलाओं ने बहुत ही ज़्यादा लार्ज स्केल पे पार्टिसिपेट किया था। आप पे एक स्टेटमेंट के बारे में स्टेटमेंट दे के पूछ सकता है कि इस मूवमेंट में महिलाओं ने बहुत ज़्यादा लेवल बड़े मास लेवल पे पार्टिसिपेट किया था। तो ये बहुत ही सही बात है। कस्तूरबा गांधी, मानीबाई पटेल, वल्लभ भाई पटेल की बहन थी शारदा बहन, इन सब लोगों ने मिलकर वहाँ पे पार्टिसिपेट किया था। कस्तूरबा बाई गांधी जो है गांधी जी की वाइफ थी, मनीबाई पटेल जो है वल्लभ भाई पटेल की बहन थी। यहीं पे वल्लभ भाई पटेल को सरदार की टाइटल मिला। सरदार का जो है टाइटल कहाँ मिला? बारदोली सत्याग्रह के टाइम 1928 में। किसने दिया? जो वुमेन पार्टिसिपेट की थी मूवमेंट में उन्होंने दिया था। कई बार आपसे हो सकता है ये ऑप्शन ही ना हो कि वुमेन पार्टिसिपेट की थी तो मतलब किसने दिया सरदार का टाइटल में भी ये वुमेन पार्टिसिपेट की थी तो ऑप्शन में ही ना हो। तो उसमें बेसिकली हुआ क्या था कि वुमेन की तरफ से गांधी जी ने दिया था, वुमेन की तरफ से। तो असली तो इसमें ऑप्शन होगा कि वुमेन की तरफ से जो पार्टिसिपेट की थी उनकी तरफ से था। लेकिन अगर ये ऑप्शन नहीं होता, जो कि बहुत ही 1% चांस होता है, तो गांधी जी लगा दीजिएगा। अगर ऑप्शन में दिया और स्टेटमेंट फॉर्म में है तो मत लगाइएगा। स्टेट फॉर्म में अगर है कि ये मतलब इनको टाइटल दिया गया था, मतलब ऑप्शन में है गांधी जी, नेहरू, ये है, उसमें जो है वुमेन नहीं मेंशन है। 4 ऑप्शन में कोई नन ऑफ द अबव नहीं है तो गांधी जी लगा सकते हैं। लेकिन स्टेटमेंट फॉर्म में अगर दिया हुआ है कि ये टाइटल गांधी जी ने दिया है तो उसको इनकरेक्ट मान के ही हटा दीजिएगा, क्योंकि वो वुमेन ने दिया था, उनकी तरफ से दिया था, वो इम्पॉर्टेंट उतना नहीं रखता है। थोड़ा बहुत मैंने ये बता दिया, कई जगह पे मैंने देखा था इस टाइप के कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन। ये नॉन वायलेंट मूवमेंट था, बहुत ही ज़्यादा इसको सक्सेस मिली थी। ये गांधीयन बेसिकली जो गांधी जी के एक पाथ था, गांधी जी की तरह मतलब उनके प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग जो आंदोलन करते थे, सत्याग्रह हो गया, चाहे अहमदाबाद मिल हो गया, चाहे चंपारण हो गया, चाहे जो भी हो, उसमें अगर सबसे ज़्यादा डिग्री तक सक्सेस किसी आंदोलन को मिली थी तो ये थी बारदोली सत्याग्रह में। इसमें एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल भी स्थापित किया गवर्नमेंट ने, और जो उस टाइम पे टैक्स उन्होंने पेमेंट किया था 22% जो इंक्रीज़ किया था उसको कैंसिल कर दिया, और जो उन्होंने टैक्स उस टाइम तक जो भरा था उसी को एक्सेप्ट कर लिया था। और उसके लिए एक इंडिपेंडेंट ट्रिब्यूनल्स भी स्थापित कर दिया था जो कि एक असेसमेंट करेगा टैक्स में कि टैक्स बढ़ाने लायक या घटाने लायक क्या है। ठीक है, काफ़ी हद तक इसकी सफलता मिली थी गांधीयन प्रिंसिपल पर। ठीक है, इसमें के.एम. मुंशी और लालजी नारायण जो है बॉम्बे लेजिस्लेटिव असेंबली में लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिजाइन मार दिया था। ठीक है, के.एम. मुंशी, लालजी नारायण जी। के.एम. मुंशी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिर आते हैं बिजौलिया मूवमेंट। बिजौलिया मूवमेंट बेसिकली बिजौलिया मूवमेंट अगर आपसे आता है तो इसमें 2 चीज़ इंपॉर्टेंट है। इसको स्टार्ट किसने किया था, मतलब किसके द्वारा शुरुआत लीड किया गया था। एक तो पहली चीज़ याद रख लीजिए, राजस्थान का था बिजौलिया मूवमेंट, और शुरुआत उसको भूप सिंह किया था। भूप सिंह को किसने भेजा था, तो रास बिहारी बोस और सचिंद्र सान्याल ने रिवोल्यूशनरी मूवमेंट के लिए इनको भेजा हुआ था। कहाँ? राजस्थान में। लेकिन इनको गिरफ्तार कर लिया गया और ये बहुत ही अफलातून टाइप के आदमी थे, वहाँ से भाग गए जेल में, और विजय सिंह पथिक नाम से जो है फिर से मूवमेंट को मतलब आगे बढ़ाया। सोच सकते हैं कितनी बड़ी बात है कि भाग गया, गवर्नमेंट का ऑलरेडी नज़र चेहरा बदल लिया, विजय सिंह पथिक नाम से फिर से मूवमेंट बढ़ाया। बहुत बड़ी बात है। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इनके अंदर ये चीज़ें थी।
तो बिजौलिया मूवमेंट राजस्थान, भूप सिंह जो है शुरुआत किए थे, विजय सिंह पथिक। आपसे हो सकता है लीडरशिप कौन किसके अंडर थी, विजय सिंह पथिक या भूप सिंह नाम से, दोनों में से किसी नाम से दे सकता है, दोनों एक ही आदमी थे, ठीक है। इसके बाद आता है बकास्त मूवमेंट। बकास्त मूवमेंट में मैंने बहुत ज़्यादा एनालाइज किया, सबसे ज़्यादा इसमें क्वेश्चन यही आता है कि ये स्टार्ट कहाँ हुआ था, ये बिहार। कहाँ से संबंध रखता है, बकास्त मूवमेंट जो है बिहार से रखता है। तो आपसे क्वेश्चन आएगा डायरेक्ट या मैच इन द फॉलोइंग में ये आ जाता है कि बकास्त मूवमेंट कहाँ स्टार्ट हुआ था, तो आंसर जो है बिहार होगा। फिर तिभागा मूवमेंट आता है। तिभागा का मतलब क्या होता है, आप लोग कमेंट सेक्शन में लिख बताइएगा। तिभागा मतलब इसके नाम से ही छलकता है यार, 1/3 पार्ट। तो ये बंगाल में स्टार्ट हुआ था। इसका मतलब केंद्र जो था बंगाल था, लेकिन स्टार्ट ये हसनाबाद डिस्ट्रिक्ट त्रिपुरा से स्टार्ट हुआ था। लेकिन जो अगर क्वेश्चन में आता है कि आपसे तिभागा मूवमेंट कहाँ का है, बंगाल का है, तो बंगाल ही सही है। इसके जो नेता हैं कंपाराम सिंह, भवन सिंह, 2 लोग थे, ठीक है। इसमें बेसिकली इनका क्या था डिमांड कि 1/2 की जगह ये 1/3 पार्ट ही देंगे जमींदार वगैरह को। मतलब जो भी फसल उगाते थे उसका आधा तक जो है इनको देना पड़ता था, लेकिन उसका 1/3 ही देने के लिए ये मूवमेंट किया था। ये बस्तीभागा मूवमेंट बंगाल, 1/3 कंपाराम सिंह, भवन सिंह। इसके अलावा चौथा कुछ नहीं पूछेगा। फिर तेलंगाना मूवमेंट में आता है। तेलंगाना मूवमेंट में ये मतलब मॉडर्न डे अगर इतिहास की बात करते हैं तो ये सबसे बड़ा जो है गौरिल्ला वारफेयर था। आधुनिक इतिहास में गौरिल्ला वारफेयर उतना ज़्यादा तगड़ा कहीं नहीं चला है। इसमें 3000 गांव और 30 लाख लोग जो है प्रभावित हुए थे। इसका एक वो तुरंत का जो इमीडिएट काज था उसके कमरैया की हत्या। कमरैया कौन थे, कम्युनिस्ट लीडर थे, पुलिस के द्वारा उनकी हत्या कर दी गई थी। तो बहुत ही लार्ज स्केल पे हुआ था। इनकी मांग थी कि ये जो हैदराबाद रियासत है उसको ख़त्म कर दिया जाए और जमींदारी सिस्टम को पूरी ख़त्म कर दिया जाए और इसको जो है भारत रिपब्लिक ऑफ इंडिया के अंडर मिलाया जाए। उस टाइम आप हैदराबाद प्रिंसली स्टेट के बारे में जब इंटीग्रेशन ऑफ प्रिंसली स्टेट बताएंगे तो वहाँ की अंदर की स्थिति हम पूरा बताएंगे। तो आपके लिए बहुत इतना इंपॉर्टेंट है पीजेंट मूवमेंट ऑफ तेलंगाना 1946 से 51 के आसपास हुआ था। तिभागा मूवमेंट जो है बंगाल का था, बकास्त बिहार का था। बकास्त मतलब याद करने का तरीका ये ऐसे हो सकता है, बकास्त बी से बिहार, कैसे भी याद कर लो यार, कर लेना, आप लोगों का काम है। बिचौलिया जो है राजस्थान का है, ठीक। बारदोली आप लोग जानते हैं, ए का जो है यूपी का है और अवध जो है यूनाइटेड प्रोविंस आता है तो उत्तर प्रदेश अपने आप आ जाता है। डेक्कन तो आपको पता ही होगा, ऊपर के दोनों बंगाल के हैं। हम कुछ इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट्स आपको बताना चाहते हैं जो कि हमेशा आता है। बहुत ही ध्यान से सुनिएगा, 4 के चारों फैक्ट्स आप बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके कान खड़े हो जाने चाहिए और आप उसको नोट कर लीजिए। इसमें थोड़ा सा कम इम्पॉर्टेंट है बिहार किसान सभा जो है, अगर बीपीएससी देते हो तो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। बिहार किसान सभा जो है 1927 में सहजानंद सरस्वती ने स्थापित किया था। किसने स्थापित किया था? सहजानंद सरस्वती। आंध्र प्रदेश किसान सभा जो है एनजी रंगा ने 1928 मतलब अगले साल स्थापित किया था। फिर ये दोनों पास आए और मिलकर एक ऑल इंडिया किसान कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज किया। ऑल इंडिया किसान कॉन्फ्रेंस कहाँ पे ऑर्गेनाइज किया, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको लिख लीजिएगा अपनी नोट्स में, लखनऊ में। और कब किया ये भी इंपॉर्टेंट है, 1936 में। ऑल इंडिया किसान कॉन्फ्रेंस जो है लखनऊ में 1936 में सहजानंद सरस्वती और एनजी रंगा ने ऑर्गेनाइज किया था। अब मैंने ऊपर के किसान सभा इसलिए बताया कि आपके दिमाग में आ जाए कि ये दोनों थे कहाँ एग्जैक्ट, ठीक है। अब जब इन्होंने ऑर्गेनाइज किया तो सहजानंद सरस्वती जो है इसके अध्यक्ष थे और एनजी रंगा जो है इसके सचिव थे। इसमें जवाहरलाल नेहरू भी पार्टिसिपेट किए थे और इसी कॉन्फ्रेंस में 1 सितंबर को किसान दिवस मनाने का निर्णय लिया गया। तो इसमें आप क्या क्या याद रखेंगे, 1936 ऑल इंडिया किसान कॉन्फ्रेंस, अध्यक्ष सहजानंद सरस्वती, सचिव एनजी रंगा, नेहरू जी इसमें पार्टिसिपेट किए थे। किसान दिवस 1 सितंबर को मनाने का निर्णय लिया गया था, ठीक है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट जो है पॉइंट है, फैक्ट है। फैक्ट हमेशा मेमोराइज ही किया जाता है, उसको रिवीजन से रटना नहीं है बच्चों की तरह 1 2 3। आपको बार बार आपके सामने रिवीजन में अगर ये आएगा तो याद हो जाएगा। एनजी रंगा ने गुंटूर में जो है
गुंटूर में इन्होंने पहला किसान स्कूल स्थापित किया था। ठीक है, साउथ इंडियन नाम है, बहुत ही टफ नाम है। पहला किसान स्कूल जो है एनजी रंगा ने गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में स्थापित किया था। तो इसको बहुत ही ज़्यादा दिमाग में रख लीजिएगा। मैंने एक चीज़ आप लोगों को नहीं पढ़ाया है, वो क्योंकि मैंने आपको ट्राइबल अपराइज और मतलब पहले ही बता दिया था। एक मोपला विद्रोह था। मोपला जो है कई स्टेप में हुआ था, उसको बार बार जो है रिपीट करने का कोई मतलब नहीं था, इसीलिए हमने उसको नहीं पढ़ाया था। तो एनजी रंगा ने जो है निदुब्रोल जो है जगह है, निदुब्रोल उसको बोलते हैं, गुंटूर डिस्ट्रिक्ट में वहाँ पे पहली स्कूल जो किसान स्कूल है स्थापित किया था। निदुब्रोल जो है आपको न भी याद हो तो गुंटूर डिस्ट्रिक्ट आप याद रखिएगा, और एनजी रंगा जरूर याद रखिएगा। तो दोस्तों ये हमारा पीजेंट मूवमेंट हो गया। अगर हमने कुछ छोड़ दिया हो, मोपला जैसे मैंने पढ़ा दिया है, तो उसको कोई मालाबार रीजन का किसी ने मुझसे पूछा भी था तो मैंने शायद उसमें लिखा नहीं था, तो अच्छा किया आपने पूछ लिया। वैसे आप लोग पूछ लिया करिए, और कोई भी छूट गया हो तो आप मुझे याद दिलाइएगा, मैं आपको उसको अगले लेक्चर में, अगर मतलब कमेंट सेक्शन में बताने लायक नहीं होगा तो मैं अगले लेक्चर में उसको बता दूंगा, और मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगा तो उसको मैं डिटेल में पढ़ाऊंगा। ठीक है, बाकी आपका पीजेंट मूवमेंट जो है इतना ही था। इसके आगे अगर आपको क्वेश्चन आता है तो बहुत ही मुश्किल है, पहले चीज़ें तो आएगा, पहले आप इतना कंप्लीट कर लीजिए, इसके बाद आएगा। तो वैसे भी आप इतने में बाकी लोगों से लीड ले लेंगे। काफ़ी मैं सफाई से बताता हूं दोस्तों कि एग्जैक्टली ये चीज़ था क्या, इसके नेता कौन थे, इसका कॉज क्या था, और इसमें बेसिकली कोई बहुत ही इंपॉर्टेंट इवेंट हुआ रहता है तो मैं उसको बता देता हूँ। और जो कॉमन चीज़ है वो मैं आपको शुरुआत में ही कॉजेज में बता देता हूँ, उसको हर जगह पे रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए आप फिर से 1-2 घंटा पढ़ना चाहते हो, अगर आपको इसमें कमी लगती हो अपने में कि अभी हमको और चाहिए चीज़ें और नॉलेज चाहिए, तो आप किताब के थ्रू जा सकते हैं। लेकिन अगर क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं और हो जा रहा है तो कोई बहुत ही उसमें बुद्धिमानी नहीं है कि आप इसको टाइम वेस्ट करिए, क्योंकि मैंने वहीं से निकाला है। कोई मुझे चक्षु ज्ञान या दैवी ज्ञान नहीं है कि मैंने अपने आप से ही जो है चीज़ें कोई रिसर्च पेपर लिखा है। ठीक है, तो आप इसको कई बार रिवाइज करिएगा, और रिवाइज करते हैं तब ज़रूर आपको दिमाग में बैठ जाता है, तो आप तभी जाके दूसरों से आगे होंगे। कोई यार मतलब जड़ी बूटी नहीं, इंट्रोडक्टरी वीडियोस में मुझे लगता है कि कई लोगों को ऐसा लगा कि बिना मेहनत करे जो है ऐसा कुछ शुरू करने वाले हैं हम लोग कि जड़ी बूटी टाइप का है, वो आप पी लोगे तो आपसे एग्ज़ाम क्लियर हो जाएगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। जो काम आप 50 घंटे में करते थे वो काम मैं 15-20 घंटे मांगता हूँ मैक्सिमम, उसमें करवाऊँगा, और उस चीज़ से ज़्यादा इफेक्टिव करवाऊँगा। आप एक बुक पढ़ते हो तो काफ़ी चीज़ें छूट जाती हैं, वो चीज़ें एग्ज़ाम में पूछी जाती है लेकिन आपकी निगाहों में नहीं आती हैं, तो आप दूसरी किताब के लिए फिर अगला 10 घंटा वेस्ट करते हो। इसीलिए मैं वो सब चीज़ें दूर करने के लिए ये चीज़ें लेके आया हूँ, एक अच्छा गाइड देने के लिए आया हूँ। मेहनत करे बिना उसका कोई अल्टरनेट नहीं है। इसको चीज़ों को आप अगर समझ लो, आप, मैं आज फिर कहता हूँ, अगर एग्ज़ाम आपका मान लो 30 तारीख को है और आप 29 तारीख को हिस्ट्री जो है 2 घंटे 1 घंटे में पेज पलटते हुए ऐसे नहीं करते कि चलो हाँ ये ठीक है, आता है, ये सब चीज़ें सिंपल है, तो आपका तैयार नहीं है। और इतना क्रिस्प नोट जो है ये चीज़ें आपको हार्डली जो है 30 से 40 पेज नोट्स बनवाएगा, हार्डली मैं बोल रहा हूँ। हो सकता है कुछ, अगर आप लोगों को पहले कहीं पढ़ा हुआ है एनसीईआरटी वगैरह, तो ये 20 भी पेज बन जाए तो बहुत ही ज़्यादा है। तो चलिए ये चीज़ हम लोगों का ख़त्म हो गया। अब हम लोग आते हैं वर्किंग क्लास की ओर। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जब आप ईपीएफओ के बारे में आते हैं तो अनऑर्गेनाइज लेबर, लेबर सेक्टर, ये सब चीज़ें आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो इसीलिए जो है हम कहेंगे कि इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं देखा हूँ कि ये सब टॉपिक पता नहीं क्यों इग्नोर मार दिया जाता है, और इसी सब टॉपिक से काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं, और आपके पास जो लीड लेने का जो अपॉर्चुनिटी होता है वो ख़त्म हो जाता है। मूवमेंट तो यार खोजोगे आप, हर जगह पढ़ाया जाएगा, नेशनल मूवमेंट, और मैं भी उसको पढ़ाऊँगा, दूसरे वे में पढ़ाऊँगा, 2 या 3 लेक्चर में उसको ख़त्म कर दूंगा। लेकिन जब ये सब चीज़ें आती है, छोटी छोटी चीज़ें, तो मैंने देखा या तो हम लोगों का ही मन नहीं लगता है या उसको चीज़ें इग्नोर कर दी जाती हैं। तो यार इग्नोर नहीं करना है, उसको अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, ये सब पढ़ लोगे ना तो लोगों से आप काफ़ी आगे चले जाओगे। तो आप अच्छे से चलिए पढ़िएगा। शुरुआत करते हैं। सबसे पहले कॉजेज़ क्या था, कि ऐसा क्या हुआ कि जो वर्किंग क्लास था, लेबर क्लास था, उनका मूवमेंट स्टार्ट हुआ। इंडियन वर्किंग क्लास सफर्ड फ्रॉम
द सेम काइंड ऑफ एक्सप्लॉयटेशन विटनेस ड्यूरिंग इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ यूरोप एंड रेस्ट ऑफ द वेस्ट, लाइक लो वेजेस, लॉन्ग वर्किंग आवर्स, अनहाइजेनिक वर्किंग कंडीशन एंड हजार्डस वर्किंग कंडीशन। ठीक है, एक चीज ये जान लीजिए कि लेबर क्लास जो है ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये प्रॉब्लम इंडिया की रही है, प्रॉब्लम हर जगह की रही है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन के टाइम पे आप जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ेंगे तो डेप्थ में जाएंगे तो यही सिचुएशन जो है ब्रिटेन में, तभी उसके बाद जो है संजीव सर आप लोगों को बताएंगे कि वहाँ पे कैसे ऑर्गेनाइजेशन डेवलप होना शुरू किए। ठीक है, जो उनके इंटरेस्ट को प्रिजर्व करता था, सिक्योर करता था। तो ये कंडीशन लगभग सभी जगह की थी। ऐसा नहीं है कि कम्युनिस्ट जो है, ये कम्युनिस्ट का बेस आप पढ़ेंगे, कम्युनिस्ट सोशलिज्म कम्युनिज्म, तो इसमें जो कम्युनिज्म का आधार है बेसिकली लेबर क्लास ही है। उसका आधार जो फिलॉसफी कार्ल मार्क्स ने दी थी, एंजल ने दी थी, वो बेसिकली उसका आधार लेबर ही था। तो ये पूरे विश्व का फिनोमेना था, वर्ल्ड का था, ये सिनेरियो सब पूरे विश्व के लिए फैला था। तो तभी देख लीजिए ये पूरे विश्व में एक टाइम था कम्युनिज्म बहुत ही तेज़ी से फैल रहा था। उसके कुछ नुकसान थे, वो सब यहाँ बात करने लायक काम नहीं है, अभी हम लोग यहीं पे ध्यान देते हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ और जान लीजिए कि भारत में जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन था, जैसे इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गया, मॉडरेटर्स हो गए, इन लोगों का व्यूज़ क्या था। अर्ली नेशनलिस्ट जो थे, स्पेशली मॉडरेटर्स, मतलब अर्ली वैसे नेशनलिस्ट मॉडरेटर्स ही थे, उनको लेबर लोगों से कोई मतलब नहीं था। सिंपल वर्ड में उनको लेबर के कॉज से, उनकी सिचुएशन से उनको कुछ भी मतलब नहीं था। वो नहीं चाहते थे कि समाज में जो है विभाजन हो किसी बेसिस पे। ठीक है, अगर आप उनकी प्रॉब्लम ले लेती है तो क्लास के अकॉर्डिंग जो है उनका डिवीजन हो जाता, कैपिटलिस्ट क्लास। और ये दोस्तों हर चीज़ का हर टाइम पे पॉलिटिकल चीज़ें चलती ही रहती हैं, हम उसको थोड़ा सा डिस्कस ज़रूर करेंगे, उसको कोई बहुत ही ज़्यादा वैसे मत लीजिएगा कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, लेकिन आपको अंडरस्टैंडिंग बनाने के लिए थोड़ा सा हम बात करेंगे। कांग्रेस जो है अपनी लगभग लाइफ टाइम पे पूरे उसकी जो है फ्रीडम स्ट्रगल मूवमेंट पे कभी भी जो लेबर से रिलेटेड या पीजेंट से रिलेटेड कोई भी एक्ट चाहे वो ब्रिटिशर्स पास करते थे उसका सपोर्ट कभी भी नहीं करती थी। ठीक है, यही कारण है कि जो है हमेशा इसको मध्यम वर्गीय का जो एक टैग मिला हुआ था, नीचे के तबके जो, वो तो गांधी जी के आने के बाद थोड़ा बहुत मोबिलाइजेशन शुरू हुआ नीचे तब। यही कारण था कि तिलक भी जो है बाकी मॉडरेटर्स के साथ उनका बैठता नहीं था, तो नीचे तबके के लोगों को ये हमेशा अलग ही रखते थे। तो यही कारण था कि इन्हें एक स्टेटमेंट था कि बेसिकली ये सुबह से जाते हैं, शाम को लौट के आते हैं, पैंट की क्रीज तक इनकी ख़राब नहीं होती है, और सुबह से शाम तक ये पता नहीं क्या करते, ये ऐसा लाजपत राय लोगों का जो स्टेटमेंट इनके लिए था। ठीक है, तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ऐसा क्या चीज़ था कि जो है कोई भी एक्ट पास हो जाता था लेबर के लिए, पीजेंट्स के लिए, जिसमें किसी स्ट्रांग वर्ग का राजनीति हमेशा चलती है दोस्त, आज भी देख सकते हो, इतिहास भी आज का ही एक पार्ट था कभी। तो अगर कभी भी किसी स्ट्रांग सेक्शन का जो है इंटरेस्ट हित टकराता था तो वहाँ कांग्रेस अक्सर शांत हो जाती थी। उसको चाहे आप स्ट्रेटजिक भूल कह सकते हो, चाहे जो कह सकते हो। आपको मैं सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में भी बताऊंगा कि सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में आप अचानक से चल रहा है बंद हो गया, बंद होके उसके बाद जो है चले गए सेकेंड राउंड टेबल में बात करने, सेकेंड राउंड टेबल में आके सेकेंड फेज स्टार्ट हुआ। ये सब किसका प्रेशर था, वहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा कहानी बताऊंगा। लेकिन आपको अगर एग्ज़ाम लिख रहे हो मेंस में तो आपको अच्छा ही लिखना है, बुरा नहीं लिखना है। बुरा लिखोगे तो मार्क्स कट जाएगा, लेकिन थोड़ा बहुत जान लेना चाहिए। ठीक है, कांग्रेस का एक और भी चीज़ था, आप बताना चाहता हूँ कि स्ट्रेटेजिक भूल जिसको कहते हैं। कांग्रेस जो है एक, खासकर गांधी जी जब कांग्रेस में आ गए थे तो एक ऐसा सेक्शन बना था, मतलब गांधी जी का एक जो अगेंस्ट जो दुश्मन दिखते थे उनको ब्रिटिशर्स दिखते थे। गांधी जी की फिलॉसफी रहती थी कि वो संयुक्त मोर्चा बनाना चाहते थे। संयुक्त मोर्चा एक एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको लेता हूँ, आपका घर है, आपके घर में 3-4 भाई लोग हैं पापा के, सबके बीच में आपस में लड़ाई है, झगड़ा है, कल कोई बाहर ही आ जाता है तो बस जो है
सब मिलके उसको पीट देते हैं और उसी में जीत समझते हैं। लेकिन आप एक चीज़ इग्नोर कर रहे हो वहाँ पे कि जो आपके इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट्स है, टेम्परेरीली आप उसको जो है भूल गए हो, वो लॉन्ग टर्म में वो जाने वाला नहीं है और बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। गांधी जी हमेशा संयुक्त मोर्चा बनाना चाहते थे, हर क्लास को लेकर चलना चाहते थे, हर जगह एक वैसे बच्चे की तरह थे कि जिनको हर चीज़ से मतलब होता था, हर मोर्चा बनाना चाहते थे, और वो चाहे अच्छे के लिए ही हो, ब्रिटिशर्स को भगाने के लिए ज़रूरी ही था। लेकिन ये सब चीज़ें जो है, आपको राउंड टेबल के बारे में जब बात करेंगे 1931, 31, 32 के आसपास, तो वहाँ जब गए थे सभी सेक्शन अपना जो चिल्लाना शुरू कर दिए थे, तो एक चीज़ सबको ब्रिटिशर्स को दिख गई कि वहाँ पे कोई इंडिया नाम की चीज़ नहीं थी। तो जो जो एक बनाना चाहते थे संयुक्त मोर्चा, वो एक रणनीतिक भूल भी साबित होती है आगे चल के। आप 1947 में उसका परिणाम देखते हो, और वो परिणाम आज भी है कि मतलब आप एक बोगी में सबको भर लिए हो, सबके इंटरेस्ट अलग है, सबका गोल अब अलग है, उसको रिजॉल्व करने की कभी कोशिश नहीं किया गया था कांग्रेस ने। तो ये क्वेश्चन मेंस में भी आता है, जो खासकर हिस्ट्री सब्जेक्ट के हैं। तो ठीक है, चलते हैं हम लोग आगे, बहुत ज्ञान हो गया, इतना ज्ञान भी ज़रूरत नहीं है। कोई कांग्रेस के बहुत ज़्यादा सपोर्टर हो तो थोड़ा इसको लाइट वे में ले लेना। इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात कर रहा हूँ, ठीक है। आज के टाइम के कोई पॉलिटिकल उससे लिंक लेना देना नहीं है। दे डिड नॉट सपोर्ट फैक्ट्री एक्ट ऑफ 1881 एंड 1891 फॉर दीज रीजन्स, ठीक है। 1881 और 1891 के सपोर्ट को भी मतलब इन्होंने फैक्ट्री एक्ट को भी सपोर्ट नहीं किया था। फैक्ट्री एक्ट के बारे में मैं आपको बताऊंगा, 4 फैक्ट्री एक्ट आए थे, उसमें क्या क्या प्रोविजंस थे, उन्होंने सपोर्ट नहीं किया था। 1870 में शशिपाद बनर्जी जो है, ये फैक्ट है, शशिपाद बनर्जी वर्किंग मैंस क्लब और भारत श्रमजीवी नाम का न्यूज़पेपर स्टार्ट किया था। मे भी आपसे पूछ ले, बहुत इंपॉर्टेंट तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन इतना है कि आपको शशिपाद बनर्जी को पता रहना चाहिए, ठीक है। फिर बहुत इंपॉर्टेंट जो आता है बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन, जो कि नारायण मगजी लोखंडे, ठीक है, NM लोखंडे, जिसको हिंदी की बुक में पता नहीं कैसे NM लोखड़ी जैसे लिखा रहता है, मुझे नहीं समझ में आता है कि ऐसा कैसे ट्रांसलेशन होता है। लेकिन बॉम्बे मिल हैंड एसोसिएशन जो है उन्होंने इस्टेब्लिश किया था। ये बेसिकली पहला लेबर ऑर्गेनाइजेशन था, ठीक है, पहला मजदूर संगठन था, लेकिन इसको ट्रेड यूनियन नहीं कहा जा सकता, ट्रेड यूनियन नहीं था। ट्रेड यूनियन की कुछ कंडीशंस होती हैं, वो इसको फॉलो नहीं मतलब उसको पूरा नहीं करता था। तो बॉम्बे मिल हैंड्स एसोसिएशन जो है सबसे पहले NM लोखंडे जो है स्थापित किए थे। ये मजदूर संगठन था, मतलब ट्रेड यूनियन एक नहीं था, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं दूसरा इवेंट पे, ग्रेट इंडिया पेनिनसुलर रेलवे, जो 1899 वहां पे एक हड़ताल हुई थी। क्यों? कारण वही है, वर्क कल्चर, वर्किंग आवर, सेफ्टी, सब कुछ को लेकर। और तिलक जी के केसरी और मराठा ने उसको सपोर्ट किया था। क्वेश्चन एक पूछूंगा, कमेंट सेक्शन में लिख के बताइएगा, केसरी और मराठा के पहले संपादक कौन थे? जिसने नहीं लिखा है आप सही से नहीं पढ़ रहे हो। आप यही नहीं, आप 10 किताबें और पढ़ लोगे, आपको कभी वो चीज़ें सॉल्व नहीं होंगी। हमने ऑलरेडी पढ़ाया है आपको। अगर देखो जे यार, जितना पढ़ा रहा हूँ, मान लो मैं आपको 70% पढ़ा रहा हूँ, आप हमारी एक टेंडेंसी होती है, हम कोई भी पेपर देखते हैं, उसका जो सबसे टफ पे क्वेश्चन होता है, हम उसके पीछे भागने लगते हैं। ये सॉल्व कर लिया तो अब तो मैं कलेक्टर बन जाऊंगा, तब तो मैं EPFO बन जाऊंगा, प्रोविडेंट फंड कमिश्नर बन जाऊंगा। वो बुक मुझे चाहिए जो ये क्वेश्चन भी रखती है, लेकिन ऐसा कोई दुनिया में बुक नहीं है जो वो क्वेश्चन रखती है। हम उस दिन भूल जाते हैं कि जो 60-70% क्वेश्चन है, वो जो कि बेसिक क्वेश्चन है, उसको हमको गलत नहीं करना है, वो हमारा टारगेट होना चाहिए। हम एक क्वेश्चन के लिए हम अपना 4 साल बर्बाद करने को तैयार होते हैं, लेकिन वो 70% जो कि आपका 2 महीने, 10 दिन, 20 दिन में सॉल्व हो जाता है, उसके लिए नहीं उतनी मेहनत करते। अगर मैं आपको 100 में से 70% पढ़ा दे रहा हूँ, वो 70% में 1 भी परसेंट नहीं गलत होता, तो उस दिन आप लीड लिए रहोगे। आपको 100 में 70% पढ़ाया, आप 50% आउटपुट दे रहे हो, तो आपका कोई फायदा नहीं है। आप 4 किताब और पढ़ लो, कुछ नहीं होना, ठीक है। वही स्टेटस है, वही स्टैग्नेंट पोजीशन रहेगी। आप हर बार कट ऑफ से जस्ट 2 नंबर ऊपर जाओगे या 2 नंबर नीचे जाओगे, ठीक। फिर कहोगे कि मुझे और पढ़ने की ज़रूरत है, फिर पढ़ते रहो, बहुत पढ़ना है। फिर आप 4-5 साल पढ़ोगे, फिर हम आप साथ में पढ़ाएंगे, एक दिन आएगा, ठीक है। तो तिलक
जी कि केसरी और मराठा जो है स्ट्राइक जो काज था उसको सपोर्ट किया था, इसीलिए तब से अंग्रेजों के निगाह में तिलक जी चढ़ गए थे। बहुत बार इनको जेल जाना पड़ा, 3 बार, बड़ी बड़ी बार जाना पड़ा। जब मैं आऊँगा इस पर तो बताऊँगा, ये इंपॉर्टेंट है तीनों बार। केसरी और मराठा के मैंने क्वेश्चन पूछा, पहले संपादक कौन थे। 1908 में एक कपड़ा मिल के जो कर्मचारियों मतलब वहाँ के कर्मचारियों ने बॉम्बे में तिलक की गिरफ्तारी के विरुद्ध जो है एक आंदोलन किया था। ये पहली पॉलिटिकल स्ट्राइक जो थी इंडिया में लेबर्स की थी, याद रख लीजिएगा। पहले जो है लेबर ऑर्गेनाइजेशन एनएम लोखंडे ने बनाया था, उसके बाद जो है पहली लेबर स्ट्राइक जो है 1908 में कपड़ा मिल के मजदूरों ने बॉम्बे में की थी। किस लिए? तिलक की गिरफ्तारी के लिए। 6 साल की गिरफ्तारी हुई थी तिलक को सूरत स्प्लिट के बाद। उसमें जो है सूरत स्प्लिट के बाद जो है एक्सट्रीमिस्ट को जेल भेज दिया और जो है मॉडरेटर्स को लॉलीपॉप पकड़ा दिया पार्लियामेंट रिफॉर्म में। तो उसी टाइम की बात है, तिलक को 6 साल की जेल हुई थी। मांडले जेल में गए थे, वहां गीता रहस्य इन्होंने लिखा था। वर्ल्ड वार फर्स्ट के टाइम पे क्या हुआ था? वर्ल्ड वार 1 जब हुआ था तो वहां पे इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो है बहुत तेज इंक्रीज हुआ था और बहुत ही मांगें बढ़ गई थी, जिसके कारण जो है यहाँ पे कमाई तो बहुत ज़्यादा हुई, लेकिन इनको जो है उसका शेयर मिला नहीं। उस टाइम पे थोड़ा सा मेच्योरिटी आई इंडिया में लेबर के एम्प्लॉयर और एम्प्लॉयज के बीच के रिलेशन की। ये चीज़ें जो है ब्रिटेन वगैरह में जो है बहुत पहले आ गई। आपको पता होगा कि इंडिया में इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो है शुरू ही नहीं हुआ था, ठीक, लेकिन फिर भी एक समझाने के लिए बोल सकता हूँ कि छोटी मोटी इंडस्ट्रीज शुरू हुई थी। तो उसके बीच में मेच्योरिटी काफ़ी लेट में आई थी। वहाँ पे जहाँ पे कब का सब शुरू हो गया था, 1750 में इंग्लैंड में, 1870 में जर्मनी, इटली में, इंडिया में वो चीज़ आई नहीं थी। फिर भी जो वो लोग इस्टेब्लिश किए थे, जो लेबर वगैरह यहाँ लाए थे, लेबर वगैरह जो यहाँ काम करते थे, उनके बीच में जो है कि मेच्योरिटी इस्टेब्लिश हो गई थी, ठीक। पहला ट्रेड यूनियन मद्रास ट्रेड यूनियन था, जिसको वीपी वाडिया ने 1918 में मद्रास में इस्टेब्लिश किया था। पहला ट्रेड यूनियन किसने इस्टेब्लिश किया था? वीपी वाडिया ने। मद्रास ट्रेड यूनियन कहते हैं 1918 में। गांधी जी ने भी एक अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन अहमदाबाद में बनाया था 1918 में। वो उस टाइम पे लार्जेस्ट ट्रेड यूनियन था। यहीं पे गांधी जी ट्रस्टीशिप का मतलब ये होता है कि जो मिल है उसका असली मालिक जो होता है मजदूर होते हैं, इसलिए मालिक को सिर्फ उतना ही लेना चाहिए जितना जीवन निर्वाह के लिए आवश्यक होती है, बाकी सब मजदूरों में दे दिया। वहीं पे उन्होंने ट्रस्टीशिप, उसको बहुत ही अच्छे वर्ड में कहीं ज़रूरत पड़ेगी तो हम ट्रस्टीशिप का सिद्धांत बताएंगे। ये सब बेसिकली मेंस वगैरह में काम देती है। वहीं पे ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी ने दिया। उन्होंने लेबर्स को मिलकर ट्रू ऑनर दिया। पहला मई दिवस अगर आता है बात, तो मद्रास में सिंगारवेलु चेट्टियार ने सेलिब्रेट किया था। तो ये कुछ फैक्ट्स होते हैं, उसको आप याद कर लीजिएगा। याद में मतलब आप रिवाइज करेंगे, आपके दिमाग में आ जाएगा। इसी तरीके से एक और फैक्ट है, हम उतना इंपॉर्टेंट नहीं बोलेंगे, लेकिन लिख दीजिए, मतलब लिख दिया है, आपके दिमाग में आएगा। मान लीजिए ऑप्शन में आ जाता है तो आप यूपीएससी वैसे भी 15 क्वेश्चन आते हैं, 12 तो ठीक ठाक पूछेगा, 3 जो है उल्टे फिजूल के क्वेश्चन पूछेगा, और वो पूछेगा किसी किताब से, और वो चीज़ मुझे मिली तो मैंने छाप दिया। इसलिए आप लोग भी उसको थोड़ा सा ढंग से देख लीजिए। एमएन राय और जमुना लाल बजाज जो है इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर 1941 में इस्टेब्लिश किया। क्वेश्चन आ जाएगा, इंडियन फेडरेशन ऑफ लेबर किसने इस्टेब्लिश किया? गांधी जी, लोखंडे और वीपी वाडिया, एमएन राय। तो ऑप्शन बी एमएन राय और जमुना लाल बजाज ही होंगे, ठीक। इसमें 4-5 पॉइंट है। सबसे पहले बॉम्बे मिलहैम एसोसिएशन, एनएम लोखंडे। उसके बाद पहली जो स्ट्राइक हुई, इंपॉर्टेंट मैं बोल रहा हूँ, 1908 में बॉम्बे कपड़ा मिल के द्वारा तिलक की गिरफ्तारी पे हुई थी। तीसरा उसके बाद इंपॉर्टेंट ये वीपी वाडिया ने जो है मद्रास ट्रेड यूनियन, जो कि भारत का पहला ट्रेड यूनियन है, उसको इस्टेब्लिश किया था। पहला मई दिवस जो है सिंगारवेलु चेट्टियार ने मद्रास में बनाया था। और ट्रस्टीशिप का सिद्धांत गांधी जी ने 1918 में अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन जब बनाया था तो उसी टाइम पे दिया था। अब हम आते हैं ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस पे। इसको एनएम जोशी ने स्टैब्लिश किया था। एनएम जोशी के बारे में मैंने कभी बताया था, नारायण मल्हार जोशी।
सोशल सर्विस लीग इन्होंने इस्टेब्लिश किया था, उस टाइम आपको बताया हूँगा पहले लेक्चर में, वहाँ पे भी बताया हूँगा, आज भी बताता हूँ। एनएम जोशी जो है ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस इस्टेब्लिश किए थे 1920 में, जिसका लोकेशन जो था बॉम्बे था। इसमें सारे पॉइंट याद है, इसमें कर लीजिएगा। प्रेसिडेंट लाला लाजपत राय और सेक्रेटरी दीवान चमन लालू, उतने इंपॉर्टेंट नहीं है। किसने इस्टेब्लिश किया था, किस ईयर इस्टेब्लिश किया था, कहाँ इस्टेब्लिश किया था, पहला प्रेसिडेंट कौन था, ये 4 चीज़ें इंपॉर्टेंट है। सब आते हैं, सब आए हुए ये 107 ट्रेड, ये बेसिकली अम्ब्रेला ट्रेड यूनियन था। 107 ट्रेड यूनियन को मिला के बना दिया गया था, क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लीग के अंडर जो है, मतलब आप फर्स्ट वर्ल्ड वार ख़त्म हो गया था, तो उस टाइम पे इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बन गया था। तब यहाँ पे भी शुरू हो गया डेवलपमेंट, हर देश में शुरू हो गया था। वुडरो विल्सन के 14 पॉइंट फार्मूला और दुनिया भर का उधर डेवलपमेंट शुरू हो गया था। तो उस सबको डिटेल में नहीं बताएंगे। तो उस टाइम पे आत्मनिर्णय, सेल्फ डिटर्मिनेशन वगैरह की चीज़ें काफ़ी आ गई थी। छोड़िए उस सब चीज़ों को, बस इतना जान लीजिए इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन लीग के अंडर बना था। ठीक है, लीग तो फेल हो गया, लेकिन ये जो है इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन बचा रह गया। और CR दास जो है काफ़ी ज़्यादा इसको सपोर्ट करते थे। 2nd और 3rd सेशन के उन्होंने जो है इसके चेयरमैन भी थे ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के। ठीक, मैंने क्वेश्चन दिया है, मे बी आप डायरेक्ट उसका आंसर ना पाए, लेकिन सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, खोजिएगा, या पुराना ज्ञान होगा तो उसको यूज़ करिएगा। हु एमंग द फॉलोइंग एडवोकेटेड कांग्रेस शुड टेक अप द वर्कर्स एंड पीजेंट्स काज एंड इनकॉर्पोरेट देम इन द स्ट्रगल ऑफ स्वराज। ऑप्शन आपके सामने दिए हुए हैं। Who among the following was the first to link capitalism with imperialism? Imperialism and militarism are twin children of capitalism. ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको पढ़िएगा। अब ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस के बारे में बात होती है तो इसका 2 डिवीजन होता है, फिर मर्ज हो जाता है। बहुत ही समरी में बताऊंगा, ध्यान में रखिएगा। 2 डिवीजन होता है, फिर ये मर्ज हो जाते हैं। 2 डिवीजन, पहला डिवीजन 1929 में नागपुर में होता है और उसके अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू हो जाते हैं। जवाहरलाल नेहरू जी को याद कर लीजिएगा कि पहले अध्यक्ष थे और उसी टाइम पे डिवीजन हो गया था। इस जगह पे जब बैठा गया यहाँ नागपुर सेशन में 1929 में, तो सबके अपने अपने स्वार्थ जो है लड़ने लगे, व्यक्तित्व टकराव होने लगा। नेहरू रिपोर्ट को क्रिटिसाइज किया गया, तो यहाँ पे 2 ऑर्गेनाइजेशन बन के आती है। पहला तो ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, दूसरा जो है राइटिस्ट जो है अपने आप को इसमें से अलग कर दिए। देखिए उस टाइम पे लेफ्टिस्ट ज़्यादा वर्ल्ड पटल पे, विश्व पटल पे लेफ्टिस्ट का जो है बहुत ज़्यादा उस टाइम पे प्रभाव पड़ने लगा था, तो राइटिस्ट जो है इसमें से अलग कर लिए। कम्युनिज्म फैल रहा था, मैंने वर्ल्ड विश्व इतिहास की बात है, बस इतना जान लीजिए। कम्युनिज्म फैल रहा था तो राइटिस्ट जो है खुश नहीं थे हर एजेंडा से, तो उन्होंने इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन जो है VV गिरी और NM जोशी के लीडरशिप के अंडर बना लिया। ठीक, 1929 नागपुर सेशन, जवाहरलाल नेहरू, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, VV गिरी एंड NM जोशी। NM जोशी ही ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस बनाए थे, उन्हीं को भगा दिया। फिर आते हैं 2nd डिवीजन जो कि 1931 में हुआ था, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, और रणदीवे और देश पांडे ने बनाया था। तो रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस 1931 में रणदीवे और देश पांडे ने। फिर बाद में चल के सब कुछ हो गया, भैया जान गए कि अलग अलग कुछ नहीं होना है, तो 1934 में सब आके वापस मिल गए, सब मिल गए। ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस, इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन, रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस, सब मिलके मर्ज कर दिए गए। 1938 में जो है, नहीं 1938 तक सब मर्ज हो गए थे। इंडियन ट्रेड यूनियन फेडरेशन जो है 1938 में मर्ज हुआ था। 1934 में ऑल इंडिया ट्रेड यूनियन कांग्रेस और रेड ट्रेड यूनियन कांग्रेस मर्ज हुए थे 1938 में। मतलब आप इतना समरी जान लीजिए, आपसे ईयर नहीं पूछेगा कि ये कब मर्ज हुआ, ये कब मर्ज हुआ, बस आपसे पूछेगा कि मर्ज हुए कहाँ पे सेशन हुआ, उसका आंसर होगा नागपुर में 1938 में। जहाँ से शुरुआत हुई थी वहीं, जहाँ से ख़त्म हुआ था वहीं से वापस शुरुआत हुई थी। 1929 में नागपुर से शुरुआत हुआ था टूटने का, 1938 में 9 साल बाद वहीं ख़त्म हो गया। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू वहाँ पे प्रेसिडेंट थे, NM जोशी VV गिरी ने बनाया था। ठीक, कुछ नहीं उसके आगे। फिर उसके बाद आते हैं, इसमें फिर दो तीन चीज़ें आती हैं, फिर एक्ट्स आते हैं। कुछ 2 एक्ट हैं, बहुत ही ज़्यादा हिट एक्ट हैं, हो सकता है आप इसको सुने होंगे। भगत सिंह, लेजेंड ऑफ भगत सिंह मूवीज़ वगैरह जो भी देखा होगा या जिन्होंने कभी हिस्ट्री पढ़ा होगा,
तो देखा होगा। इसमें ट्रेड यूनियन की जो एक्टिविटीज़ कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 एक्ट लाए थे, ट्रेड यूनियन एक्ट 1926, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। इसमें 2 चीज़ें हैं, दोनों चीज़ों को आप अच्छे से जानते रहिए, ठीक है। पहला आता है ट्रेड यूनियन एक्ट। इसमें पहले चीज़ें तो क्या किया इन्होंने, ट्रेड यूनियन को लीगल एसोसिएशन मान लिया, और जो लेबर है जो स्ट्राइक करते हैं उनको वैधानिक संरक्षण प्रदान कर दिया, उनको लीगलाइज कर दिया, ठीक है। लेकिन एक प्रतिबंध लगा दिया पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ पे पार्टिसिपेशन पे ट्रेड यूनियन एक्ट में। फिर आता है ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट। ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट आने के पीछे कुछ कारण थे, ठीक है। मैंने आपको बताया कम्युनिस्ट इन्फ्लुएंस शुरू हो गया था उस टाइम पे, रेवोल्यूशनरी और मिलिट्री कंटेंट भी इसमें स्टार्ट हो गए थे। ये लोग ऐसे भी स्टेप लेने लगे थे जो काफ़ी हद तक रिवोल्यूशनरी थे। 1928 में बॉम्बे टेक्सटाइल मिल में गिरनी कामगार यूनियन जो है 1928 में 6 महीने का लंबा स्ट्राइक करी थी। आपसे हो सकता है एक स्टेटमेंट फॉर्म में पूछ ले, ये इंपॉर्टेंट है। गिरनी कामगार यूनियन 1928 में बॉम्बे टेक्सटाइल मिल में 6 महीने का स्ट्राइक जो है किया था। तो 1928 के आसपास का जो है इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, कम्युनिज्म जग रहा था। तो इन कम्युनिस्ट मानते थे कि जो भाई कैपिटलिस्ट क्लास है उनकी दुश्मन है, तो इंडस्ट्रियल अनरेस्ट हो रहा था। तो रसिया मतलब उस टाइम का यूएसएसआर और चाइना उस टाइम कम्युनिस्ट देश होकर उभर रहे थे, और ब्रिटेन, फ्रांस, ये सब अमेरिका कैपिटलिस्ट देश थे, ठीक है। तो दुश्मन आमने सामने आ गए थे। इंडिया भी जो है वर्ल्ड पॉलिटिक्स का एक पार्ट, वर्ल्ड हिस्ट्री का ही एक पार्ट है। वो अलग है कि हम लोग काफ़ी अलग थलग करके पढ़ते हैं, बट उसमें पढ़िएगा तो ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगा, इसीलिए वर्ल्ड हिस्ट्री भी पढ़ना ज़रूरी है। तो इसके बेसिकली प्रोविजंस क्या था, इसमें जो है पहली सबसे बड़ी चीज़ क्या थी कि दूसरों को समर्थन में दी जाने वाली हड़ताल पर प्रतिबंध लगा दिया गया कि ठीक है, दूसरों को सपोर्ट नहीं किया जाएगा। दूसरी चीज़ क्या बहुत इंपॉर्टेंट इसमें आपके लिए है कि जो एसेंशियल सर्विसेज होंगी, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, उन सब के लिए जो है हड़ताल पे प्रतिबंध लगा दिया गया, और कुछ चीज़ों के लिए हड़ताल में 1 महीने की नोटिस दे के ही हड़ताल किया जा सकता था, उस पर प्रतिबंध लगा दिया गया, ठीक है। तो इसमें थोड़ा सा जान लीजिएगा, प्रोविजंस हो सकता है एक लाइन में पूछ ले, तो इसमें ट्रेड यूनियन एक्ट, ट्रेड डिस्प्यूट एक्ट, ठीक है। हाँ, फिर उसके बाद आता है इसका कॉन्सिक्वेंस, मेरठ कॉन्स्पिरेसी केस भी आ गया। मैंने बताया ना उस टाइम पे कम्युनिस्ट काफ़ी आगे हो गए थे, तो ये एक कम्युनिस्ट से रिलेटेड केस है। इसमें 31 लेबर लीडर्स को अरेस्ट किया गया। जब मैं आपको ये बताऊंगा सारे कॉन्स्पिरेसी केस करके एक एक जगह मैं बता दूंगा, जैसे अलीपुर कॉन्स्पिरेसी हो गया, मेरठ कॉन्स्पिरेसी, कानपुर कॉन्स्पिरेसी, लाहौर कॉन्स्पिरेसी, कौन किसके अंदर जेल गया कौन क्या नहीं, इसमें बहुत डाउट होता है, तो मैं सबको एक जगह करके बताऊंगा। लेकिन अभी इसके मैं कॉन्टेक्स्ट में आ गया तो इसको मैं बता देता हूँ। इसमें 31 लीडर को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। इसमें मुजफ्फर अहमद, ऐसे डांगे, फिलिप स्प्रैट और शौकत उस्मानी, ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मुजफ्फर अहमद जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ऐसे डांगे बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। जब मैं कम्युनिस्ट पे आऊँगा तो मैं आपको डिटेल में इनको लेकर के बारे में बताऊँगा। अभी के लिए जान लीजिए, क्योंकि कई बार ऐसे एग्जाम्स में यूपीएससी पूछ लेता है कि इसमें कौन कम्युनिस्ट से बिलोंग करते हैं। क्वेश्चन आया हुआ है, आप देख लीजिएगा, CAPF 2015 या 16 किसी ईयर में आया हुआ है। ये ट्रायल हुआ वर्ल्ड वाइड पे, इसका बताया ना, इंडिया जो है उस टाइम पे वर्ल्ड हिस्ट्री का एक पार्ट हो चुका था, तो वर्ल्ड वाइड जो है पब्लिसिटी इस ट्रायल को मिला था। आगे चल के यहाँ के इंडियन में जो कांग्रेस में भी काफ़ी लोगों का इनके लिए एक मतलब एक सपोर्ट का भाव दिखाया गया था। आगे चल के सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में यहाँ पे जब कमज़ोर पड़ गया, इनके खिलाफ केस हो गया तो तोड़ दिया गया बेसिकली। फिर आगे चल के ये वर्कर्स है और ये जो लीडर्स वगैरह थे सिविल डिसोबीडिएंट मूवमेंट में काफ़ी ज़्यादा पार्टिसिपेट किए थे। अब आता है 4 फैक्ट्री एक्ट है, बहुत ही बेसिक है, उसको आप बहुत डिटेल में नहीं जानिएगा क्योंकि पूछा नहीं जाएगा। पहला फैक्ट्री एक्ट रिपन के टाइम पे आया था। पहला फैक्ट्री एक्ट किसके टाइम पे आया था? रिपन के टाइम पे। बेसिकली ये किससे रिलेटेड था ये थोड़ा जान लीजिएगा। ये बाल श्रम से मतलब चाइल्ड लेबर से श्रम मतलब
संबंधित था। इसमें 7 साल के बच्चों मतलब मैं इसमें प्रोविजन लिखा नहीं, उतना इंपॉर्टेंट नहीं, बस आप केवल जान लीजिए कि चाइल्ड लेबर से था। अगर आपको देगा तो स्टेटमेंट में यही देगा, आप उसमें प्रोविजंस नहीं पूछेगा कि एक एक स्टेटमेंट में 7 साल 8 साल 10 साल ये सब नहीं पूछेगा यार, इतना पूछने लगेगा तो बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। मैं बता तब भी देता हूँ, 7 साल से कम के बच्चों को जो कारखानों में लगाया नहीं जा सकता था, और 12 साल से जो कम के बच्चे जो है काम करते थे उनकी एक एज मतलब घंटा का काम करने का जो है सीमा निर्धारित कर दिया गया था कि इससे ज़्यादा घंटे में काम नहीं कर पाएंगे। और जितने भी खतरनाक मशीन वशीन थे उनको घेरा बनाने के लिए बोल दिया गया था। तो सबसे पहले इसमें याद रख लीजिएगा, फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट रिपन के टाइम आया था, इसमें बेसिकली चाइल्ड लेबर से रिलेटेड था। दूसरा फैक्ट्री एक्ट जो आया था लैंसडाउन के टाइम पे आया था। लैंसडाउन थोड़ा दिमाग में रखिएगा, 1891 में आया था। ये स्त्रियों की स्थिति में सुधार करने के लिए आया था, बेटरमेंट ऑफ कंडीशन ऑफ वुमेन इन फैक्ट्रीज, ठीक है। इसमें 1.5 घंटे का मतलब बीच में मध्य अवकाश जिसको कहते हैं और साप्ताहिक अवकाश की व्यवस्था की गई थी। प्रोविजंस मैंने बोला फिर से उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसमें इंपॉर्टेंट है कि ये किस चीज़ से बेसिकली रिलेटेड था। जैसे आपको बुट्स डिस्पैच वगैरह पूछ लिया जाता है, प्राइमरी एजुकेशन से था, सेकेंडरी एजुकेशन से था, हायर एजुकेशन था, उसी तरीके से ये भी। तीसरा आता है थर्ड फैक्ट्री एक्ट। थर्ड फैक्ट्री एक्ट जो है लॉर्ड हार्डिंग 2 के टाइम पे आया था, जो कि लेबर की हेल्थ और सिक्योरिटी से रिलेटेड था, स्वास्थ्य और सुरक्षा से, ठीक है। चौथा जो है फैक्ट्री एक्ट 1922 में आया था, तीसरा 1911 में आया था, चौथा उसके 11 साल बाद आया 1922 में आया, जो कि लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे आया, जो कि सिर्फ और सिर्फ फैक्ट्रियों पे लागू होता था और उसका कोई ऐसा खास प्रोविजंस नहीं था, ठीक है। इसमें याद करने की 3-4 चीज़ें हैं। फर्स्ट फैक्ट्री एक्ट रिपन के टाइम आया, चाइल्ड लेबर से रिलेटेड था। सेकंड फैक्ट्री एक्ट 1891 में आया, लैंसडाउन के टाइम आया, जो कि महिलाओं की कंडीशन और उनकी स्थिति सुधारने से रिलेटेड था। थर्ड फैक्ट्री एक्ट जो 1911 में आया, जो कि लॉर्ड हार्डिंग सेकंड के टाइम पे आया था। लॉर्ड हार्डिंग फर्स्ट अलग थे, मैं आपको गवर्नर जनरल में बताऊंगा। उनके टाइम पे ब्रिटिश एम्पायर सबसे ज़्यादा फला फूला, ठीक है, और जो कि लेबर के हेल्थ और सिक्योरिटी से रिलेटेड था। और फोर्थ फैक्ट्री एक्ट जो है लॉर्ड रीडिंग के टाइम पे आया था, ये फैक्ट्रीज पे अप्लाई होता था, ठीक है। आपसे पूछा, आपको एक इंटरेस्टिंग फैक्ट बता देता हूँ कि जितने इंडिया में गवर्नर जनरल आए थे उसमें अकेला एक ज्यूज गवर्नर जनरल, ये क्वेश्चन था किसी स्टेट गवर्नमेंट का, तो मैं बता देता हूँ, उसमें लॉर्ड रीडिंग है। मैं जो गवर्नर जनरल बताऊँगा तो उसमें पूरा डिटेल में बताऊँगा। तो दोस्तों ये आपका ख़त्म हो गया पीजेंट्स मूवमेंट, अर्ली ये वर्कर्स मूवमेंट, ये सब ख़त्म हो गया, ठीक है। आगे चल के थोड़ा सा एक चीज़ और बता देता हूँ। 1937 में जब कांग्रेस गवर्नमेंट बनी, जो इसमें मैंने लिखा नहीं है, तो उनका जो है लेबर के लिए थोड़ा सा सिंपैथाइज्ड अप्रोच होने लगा। इवन आप क्विट इंडिया मूवमेंट में जब मैं आपको बताऊंगा तो गांधी जी का जो राग था थोड़ा बदल गया था। उन्होंने मजदूरों, मिल ऑनर्स और ज़मींदारों को एक धमकी दी थी कि आप लोगों का अस्तित्व जो है इनके कारण है। और गांधी जी क्विट इंडिया मूवमेंट में जो मैंने बताया ना, जो एक संयुक्त मोर्चा बनाकर रखना चाहते थे, क्विट इंडिया मूवमेंट के टाइम पे वो इतने रेडिकल हो गए थे कि वो अपना संयुक्त मोर्चा तोड़ने को भी तैयार थे। चाहते थे कि अगर इनको भगाने के लिए ये भी जरूरत होगा तो वर्ग जो संघर्ष है उसका खतरा भी मोल लेने को तैयार थे। गांधी जी और मार्क्स के अप्रोच में क्या डिफरेंस होता है कभी मैं उसको बताऊंगा। इतना अब हम लोगों का प्रोग्राम शुरू हो गया तो कभी ना कभी उस चीज़ को बताऊंगा। तो वर्ग समन्वय और वर्ग संघर्ष मतलब क्लास और क्लास कोऑपरेशन जो दो तीन चीज़ें हैं, डिफरेंस है, वो चीज़ें बताऊंगा। बस अभी के लिए इतना ही जान लीजिए। ये चीज़ें आप अच्छे से रिवाइज करिएगा, 2-3 बार इसको आप अच्छे से पढ़िएगा। हमारा ये टॉपिक भी ख़त्म हो गया है। अगला टॉपिक हम आपको नेशनल मूवमेंट से लेके आएंगे, कांग्रेस के बारे में कुछ चीज़ें बताएंगे, कांग्रेस की अचीवमेंट्स के बारे में बताएंगे, कांग्रेस के सेशन के बारे में भी बताया जाएगा, जो कि आपको 3-4 लेक्चर में इन सब चीज़ों को ख़त्म कर दिया जाएगा। उसके बाद हम आपको आएंगे गवर्नर जनरल के बारे में। फिर उसके बाद थोड़ा सा जो लेस इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस एग्ज़ाम के लिए उनको भी ख़त्म किया जाएगा। इकोनॉमिक पॉलिसीज़ मैंने आपसे बोला है तो उसको भी पूरा ख़त्म करा जाएगा। अगर आपको वीडियोस लेक्चर पसंद आया तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट्स में थोड़ा कमेंट सेक्शन में कुछ लिखिएगा, जिससे हमें भी मोटिवेशन मिलता रहे कि यार मेरा चीज़ें कोई देख रहा है, मुझे भी मज़ा आए और अच्छे से मैं बनाऊँ और थोड़ा एनर्जेटिक रहूँ। आप भी एनर्जेटिक रहिए, हम भी एनर्जेटिक रहेंगे। मैंने बोला, हम लोगों ने बोला आपको कि नोट्स आपको सही टाइम पे मिल जाएगा। हमारा काम चल रहा है, कुछ काम को कंप्लीट होने दीजिए और तब तक आप लोग भी नोट्स बनाते रहिए। पूरा मतलब आपका नोट्स आपका ही होता है।
तब तक के लिए आप लोग रिवाइज करते रहिए। जिन्होंने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए, और रिवीजन ही की है करते रहिए। 3 लेक्चर्स के उधर भी रिवाइज करते रहिए। इंडस्ट्रियल रिलेशन का भी चल रहा है, उसको भी रिवाइज कीजिए। अकाउंटिंग भी स्टार्ट होने वाला है, उसको भी पढ़ते रहिए। तब तक के लिए धन्यवाद। हम लोग आप मिलते हैं अगले लेक्चर में।